नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उत्तराखंड बीजेपी आज जारी कर सकती है लिस्ट। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है और सीएम धामी इस बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे सीएम धामी बैठक में शामिल होंगे और माना जा रहा है कि बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। दोपहर 2 बजे सीएम धामी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने वाली है और इससे पहले आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि शनिवार को हुई प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों का चयन कर लिया गया है। अब दिल्ली जाकर इन प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। सीएम धामी करीब 1:30 बजे दिल्ली बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पर 2 बजे कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। और यूपी बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब नजर उत्तराखंड बीजेपी पर है। शनिवार को देहरादून में चुनाव समिति की बैठक हुई, मगर आखिरी मुहर दिल्ली से ही लगेगी। देवभूमि के रण में योद्धाओं को उतारने के लिए उत्तराखंड बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। इसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और संगठन कप्तान मदन कौशिक समेत कई दिग्गज पहुंचे। लंबे मैराथन मंथन के बाद प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए। इन पर अंतिम मुहर दिल्ली में लगने जा रही है। हमारी ये चुनाव समिति की प्रदेश की पूरी बैठक संपन्न हो गई है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। सब लोग एकमत हैं, एक राय है। सर्वसम्मति से सभी नामों पर चर्चा हो गई है। हम अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अब की बार हमारा नारा है अब की बार 60 पार, और हम लोग अब की बार 60 पार करेंगे। बड़े भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे सभी नेताओं में, सभी में एक रूपता है और सभी में बड़ा उत्साह है और यहाँ की जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार होकर आश्वस्त हैं। बहुत बार अपनी बात बता चुका हूँ कि मैं भी खटीमा से मैं चुनाव लड़ूंगा। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने दावा किया कि बीजेपी 2017 के शानदार और प्रचंड जीत के साथ इतिहास को दोहराएगी। आज हमारी चुनाव समिति की बैठक हुई। 70 विधानसभाओं पर हमने चर्चा की है। 70 विधानसभाओं में पैनल को लेकर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। अंत में सारा चर्चा होने के बाद जो नाम आए, सब नाम पर चर्चा होने के बाद सर्वसम्मति से चुनाव समिति ने प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री को पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने भेजने के लिए अधिकृत कर दिया है। अब बैठकर उसका पैनल बनाकर और केंद्रीय नेतृत्व के सामने लेकर जाएंगे। यूपी के साथ पहाड़ की सियासी लड़ाई भी कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि पहाड़ की घुमावदार सियासत में बीजेपी की टक्कर कांग्रेस से है। 14 फरवरी को पहाड़ की सबसे बड़ी कुर्सी की लड़ाई है। लिहाजा देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किन सुरमाओं को चुनावी रण में उतारती है। टीम न्यूज स्टेट। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और पुष्कर सिंह धामी अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, हमारे संवाददाता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मुख्यमंत्री मेरे साथ पुष्कर सिंह धामी जी हैं। जब हम शुरुआत करें सिलसिले की तो सर सबसे पहला सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास को लेकर एक मिथक था। पहले हमने देखा खंडूड़ी जी, निशंक जी, सभी लोग इससे प्रभावित होते रहे। अब जब हम चुनावी मुहाने पे हैं सर, तो इस आवास के मिथक को लेकर आज क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं कर्म करने पर विश्वास करता हूँ और कर्म अच्छे होने चाहिए। बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पर चलती हैं, लेकिन जहाँ तक आवास की बात है, इस आवास में आने के बाद हमने प्रदेश के अंदर बहुत सारे काम किए हैं और इतने सारे फैसले लिए हैं, इतने सारे शासनादेश निकाले हैं, उन सभी को काम पर आगे बढ़ाया है। सब अच्छा हो रहा है, हम लोग आश्वस्त हैं। कोई कहीं मिथक नहीं है। ये तो सब अपने मन का भ्रम होता है। सर, जब चुनाव में हम जा रहे हैं तो सवाल ये भी होते हैं, और कई बार आप सार्वजनिक मंचों पे बोल भी चुके हैं कि 2017 में जब मंत्री पद में आपका नाम नहीं आया था तो समर्थकों से लेके कई लोगों में एक उम्मीद थी कि युवा के तौर पे आपने आना चाहिए था, लेकिन लास्ट समय में फिर पार्टी ने प्रदेश की पूरी कमान ही आपको सौंप दी। तो इस पूरे चेंजेस को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये हमारी पार्टी में ही संभव होता है कि किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है और वो कार्यकर्ता
भी अपनी पार्टी के प्रति पूरे समर्पण के साथ काम करता है। जो उसको जिम्मेदारी दी जाती है उसको पूरा करता है, और पार्टी नेतृत्व का भी ये भरोसा होता है कार्यकर्ताओं के ऊपर कि किसी भी कार्यकर्ता को कहीं पर भी कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो पूरा करेगा, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सर 5 साल की सरकार के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, जिसके चलते भी हम देख रहे हैं कि विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। सिटिंग विधायकों के टिकट पहले भी बड़े नेता कह चुके हैं वो कंफर्म मार के ना चलें, परफॉर्मेंस एक आधार होगी। इस बार क्या मैकेनिज्म बन रहा है? देखिए, जहाँ तक टिकटों की बात है, अभी चूँकि हमारे यहाँ पर बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है हमारी, और उसमें सीधे मंडलों से लेकर जिले से लेकर सभी लोगों का कहीं ना कहीं अपने इनपुट्स होते हैं, उन सब के कहीं उसमें सबका विचार होता है, और उस विचार के आधार पर सबका एक पैनल तैयार होता है, और पैनल तैयार होने के बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाता है, वहाँ तय होता है। सर क्योंकि 57 विधायकों के मैंडेट के साथ आप लोग सत्ता पे आए, लेकिन फिर ऐसा क्यों दिखता है कि हरक सिंह रावत के सामने मुख्यमंत्री जी असहज स्थिति में क्यों आ जाते हैं, कैबिनेट असहज स्थिति में क्यों आ जाती है, 24 घंटे वो गायब रहते हैं, उसके बाद वो अपनी तमाम वो मांगे मनवा लेते हैं, जिसके लिए पहले अधिकारी और मंत्री खुद सदन में ये कह रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल है, टेक्निकली फंसती हुई चीज़। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब चुनाव आता है, चुनाव के समय में हर जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि होता है, उस क्षेत्र के लोगों का दबाव होता है, उस क्षेत्र के लोगों की ज़रूरत होती है, उसके अनुरूप सभी जनप्रतिनिधि करते हैं, इसमें कोई बुरा मानने जैसी बात नहीं है। सर खटीमा को लेकर एक सवाल ये करूंगा, क्योंकि आपने कई सार्वजनिक मंचों में कहा है कि मेरी कर्म भूमि तो यही है, तो इस बार की तैयारी खटीमा से ही है या कुछ और सीटों पर भी विकल्प देख रहे हैं? नहीं, खटीमा से ही है, बाकी पार्टी का निर्णय जैसा होगा। सर एक सवाल ये भी है कि भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने 0 टॉलरेंस की बात की, लेकिन मृत्युंजय मिश्रा पर तमाम चाहे नौकरशाह हों, नेता हों, वो मेहरबान नज़र आते हैं। ऐसा क्यों सर? पहली की कैबिनेट ने जो फैसला लिया, फिर दूसरी कैबिनेट ने वो बदल दिया। क्या मृत्युंजय मिश्रा उस वक्त इनोसेंट थे, या मृत्युंजय मिश्रा के बचाने वाले लोग इतने ज़्यादा हावी हैं कि वो सिस्टम से ऊपर चले जाते हैं? नहीं, ये प्रकरण आया है, उसको देख रहे हैं हम लोग। सर जनसंख्या नियंत्रण कानून और इसके अलावा भू कानून, ये 2 मुद्दों पर आप प्रखर होकर बोलते रहे हैं, लेकिन इस पर समय कम था इसलिए मौका नहीं मिल पाया, या इसको लेकर कोई ठोस रणनीति? हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, जितना समय था उस समय में कोशिश की है, जितने ले सकते हैं लिए हैं। निकट भविष्य में जो बचे हुए हैं उनको भी लेंगे। आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य के लिए जो ज़रूरी होगा वो हमने किया है और आगे भी करेंगे। सर 2 मुख्यमंत्री बदलने के बाद जब आप आए, तो एक अब जब लोगों के बीच में जाते हैं तो वो एक नकारात्मक माहौल जो है वो सकारात्मक चीज़ों की ओर दिखता है, और लोगों को उम्मीदें भी आपसे बहुत ज़्यादा रहती हैं। इस बार का घोषणा पत्र कब तक आ रहा है, और प्रदेश के लिए कुछ ऐसी चीज़ें क्या हैं जो सीएम के दिल से निकली? नहीं, देखिए, हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर क्षेत्र में नंबर 1 बने, हमारा आर्थिकी भी हो, इकोलॉजी भी हो, हमारी सड़कें भी अच्छी हों, हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो, पर्यटन अच्छा हो, ऊर्जा का क्षेत्र अच्छा हो, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र अच्छा हो, हर क्षेत्र में हमारे और नौजवान युवाओं को रोज़गार मिले, स्वरोजगार मिले, यहाँ से पलायन रुके। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी कल्पना में हैं, हमारे आगे के विजन में हैं, आगे के हमारे रोड मैप में हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता भी ऐसी सरकार चाहती है जो सरकार केंद्र के साथ मिलकर चले, और आज अगर 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं पिछले 5 सालों में यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, तो वो इसीलिए हुई हैं कि दोनों सरकारें एक जैसी हैं, और निश्चित रूप से ये सब काम होंगे और उत्तराखंड की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं अपने विश्वास के प्रति भी, जीत के प्रति भी। सर धर्म संसद के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। क्या हमारी अपराध कानून व्यवस्था इतनी ख़राब थी कि हम एक्शन नहीं ले पाए इस मुद्दे पर? क्योंकि हेट स्पीच को अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर संविधान के नियमों की ही धज्जियाँ उड़ाते हैं वहाँ लोग, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, और अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर कार्रवाई हो रही है, तो आपको लगता है इससे राज्य की इमेज ख़राब होती है? नहीं, उससे पहले ही यहाँ पर जो है कानून अपना काम कर रहा है, और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो पहले से ही चल रही है, और माननीय न्यायालय का आया है तो उसका भी हम लोग संज्ञान लेकर उस पर भी जो विधि सम्मत है वो कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, अब चुनाव के लिए किस तरह से देखते हैं, और भाजपा कितनी मजबूत है? क्योंकि इस बार तरीका बदल चुका है, वर्चुअल तौर पे आप संबोधित कर रहे हैं, नेताओं की वो रैलियां नहीं हो रही। नहीं, देखिए, अब चूँकि इस समय महामारी है, और महामारी के समय में हमारा पहला ध्येय ये होना चाहिए कि उत्तराखंड की जनता भी सुरक्षित रहे,
और लोकतंत्र का ये पर्व भी संपन्न हो। तो उसके अनुरूप जो भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी भी काम कर रही है और हम अपने जो भी तरीके हैं, जो भी माध्यम में और उत्तराखंड की जनता तक अपना हम निवेदन कर रहे हैं, वो निवेदन निश्चित रूप से हमारा स्वीकार होगा, हमें अपना आशीर्वाद मिलेगा। उत्तराखंड के अंदर जो हमारी पार्टी ने अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, ये पूरा होगा। सर, आपने इस बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है कि राज्य सरकार लगातार काम कर रही है, चुनाव के लिए नेता तमाम तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें रह गई हैं उनको लेकर भी योजना बनाई जा रही है और 2025 में एक श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने की ओर वो काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर मसूरी से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी के सामने कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली और इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सतीश डोंडियाल ने बीजेपी का दामन थामा। वहीं नगर पालिका सभासद गीता कुमई के साथ दर्जनों लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरान विकास कार्य भी गिनवाए। और आज कांग्रेस भी जारी कर सकती उम्मीदवारों की लिस्ट। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में फाइनल मुहर लगेगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और हरीश रावत सहित दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर सकती है। कल सीईसी की बैठक हुई थी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे और अंतिम मुहर उम्मीदवारों के नामों पर लग चुकी है। आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डिजिटल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की जनता से की उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा किया है। भाजपा की तरीके से कानाफूसी की राजनीति नहीं करते, लोगों को कुछ और रास्ता दिखा करके हम भ्रमित करने का काम नहीं करते। और इन्होंने खुद माना है कि डबल इंजन काम नहीं कर पाया हमारा, इसीलिए तो मुख्यमंत्री बदले। एक मुख्यमंत्री को बजट सत्र के दौरान कान पकड़ करके हटा दिया, दूसरे को यही मालूम नहीं पड़ पाया कब वो सधवा हुआ और कब विधवा हो गया, और तीसरा व्यक्ति आज केवल खनन 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 खनन, नदी नाले गाड़ गधेरे। अरे कोई वैज्ञानिक तरीके का, जिस तरीके का खनन हमारे समय में होता था उस तरीके का खनन करिए। और कांग्रेस की टीम दावेदारों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से रामनगर से चुनाव लड़ने की मांग करते हुए निमंत्रण दिया है। मांग पत्र की एक प्रति कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजी है। बता दें कि इससे पहले डीडीहाट सीट से भी ये मांग उठ चुकी है। रामनगर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आशा बिष्ट ने हरीश रावत के चुनाव लड़ने पर अपनी दावेदारी वापस लेने की घोषणा की है। बाकायदा इसका एक प्रस्ताव बनाकर पार्टी आलाकमान को भी भेजा गया है। हरीश रावत जी हमारे हाईकमान हैं। जब उन्होंने रामनगर से लड़ना है तो दूसरे का तो जिक्र ही नहीं आना है, फिर दूसरा और तीसरा और चौथा तो कहने का सवाल ही नहीं है। हरीश रावत जी सर्वमान्य नेता हैं और वो लड़ेंगे, हम सब उनके साथ हैं। नहीं लड़ेंगे तो वो परिस्थिति बताएगी। परिस्थिति में जो भाई 2022 में कांग्रेस को लाना है उत्तराखंड में, तो जो कैंडिडेट होगा कांग्रेस के सारे लोग उसके संग लगेंगे। और चुनाव से ठीक पहले बीते कई दिनों से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की बीजेपी में शामिल होने की अफवाहें बढ़ती जा रही हैं। वहीं इस बीच पार्टी प्रदेश प्रभारी के किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटाने के मामले ने अब किशोर उपाध्याय को लेकर पार्टी में सब कुछ ठीक न होने की अटकलों को साफ कर दिया है। इस बीच हमारे संवाददाता ने किशोर उपाध्याय से फोन पर बातचीत की और कांग्रेस में उनके रहने या फिर बीजेपी ज्वाइन करने की अफवाहों पर सवाल जवाब किया। क्या कुछ कहा है किशोर उपाध्याय ने, सुनाते हैं आपको। जिन लोगों ने जो ताजा प्रकरण किया है या जिन लोगों से मिलने की बात हुई है, जिनसे हम मिले जी, उन्हें जवाब कि हम क्यों मिले थे, हमने कोई राजनीतिक चर्चा किया, हम तो अपने वनाधिकार आंदोलन के उसमें मिले। हाँ जी, वो जानिए। अगर हम उनके पास ये गए कि हम तुम्हारे यहाँ शामिल हो रहे हैं
हाँ। तब बताएं हो। अच्छा, ये कांग्रेस के अंदर तो यहाँ जितने भी नेता हैं उन सबका ये कहना है कि हमको तो खुद जानकारी नहीं है इस मामले की, ये हुआ क्या है, और ये प्रभारी बताएंगे जिन्होंने कार्रवाई की है। तो प्रभारी से बात करिए, जिसमें जो है मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, उस पर समय आने पे कहूंगा मैं दसिलेज जी। अच्छा सर, एक चीज बताइए मेरे को कि मतलब आप कांग्रेस आला कमान पे कोई अपनी बात रखेंगे, कोई बात करने का, या उन्होंने कोई संपर्क किया हो, ऐसा कुछ हुआ सर? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जी। जो इसके पात्र हैं, जब तक वो अपनी बात नहीं रखते हैं तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो प्री मैच्योर हो जाएगा। इसलिए जितने भी पात्र इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब से बात करिए, और जब उनसे बात हो जाए तब लास्ट में अपनी बात करूंगा। अच्छा भाई साहब, एक चीज और बताइए, क्या कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आप? ये सब उस वक्त में पता चल जाएगा ना, पहले से क्यों, ये तो जो है 6 महीने से लोग लगे हुए हैं। मेरा एक दिन फोन बंद हो गया, मैं दिल्ली में था, तो उसी में लोगों ने चला दिया किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो रहे हैं आज शाम को जी। तो ये ठीक है, आप लोग इतना ध्यान मेरा रखते हो, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने हरीश रावत और सीएम पुष्कर सिंह धामी को गंगोत्री से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा में डोर टू डोर अभियान में शामिल होते नजर आ रही हैं। हरीश रावत जी से विनती करना चाहते हैं कि वो आए और उत्तराखंड में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए गंगोत्री विधानसभा से लड़े। साथ में हम श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, हम उनसे भी विनती करना चाहते हैं कि वो भी आए और गंगोत्री से इस बार का चुनाव लड़े। साथ में क्योंकि तीनों आम आदमी पार्टी से हम हो गए, कांग्रेस से हरीश रावत जी हो गए, बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी जी हो गए, तीनों अगर मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, गंगोत्री से लड़ते हैं, तो हम आप सबको चुनौती देना चाहते हैं, हम आप सबको आग्रह करना चाहते हैं साथ में। और उत्तराखंड में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 3,848 नए मामले सामने आए हैं। 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कुल एक्टिव केस 14,892 हो गए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 3,800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है और कुल एक्टिव केस 14,892 हो गए हैं। तो एक तरफ चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, उम्मीदवारों का ऐलान आज होने वाला है बीजेपी और कांग्रेस का, तो दूसरी तरफ कोरोना भी अपनी रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 3,800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई है। तो 24 घंटे में उत्तराखंड में 3,848 नए मामले सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है। कुल एक्टिव केस 14,892 हो गए हैं। तो कोरोना के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ते जा रही हैं। इसको लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं, सख्ती भी बढ़ती जा रही, साथ ही साथ लोगों से अपील भी की जा रही कि मास्क का इस्तेमाल करें और बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, फौरन लौटते हैं।